एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो स्टैट्स के अंदर हमने स्टार्ट किया हुआ है दैट इज थ्योरी की सीरीज, जहां हम एक एक करके सारे चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं। इससे पहले मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप इजीली वो चैप्टर भी देख सकते हो। आज हम करने वाले हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये सुपर इजी है, ट्रस्ट मी। इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, इसमें टॉपिक्स बहुत अच्छे से आपको समझ आने वाले, इंटरेस्टिंग भी है। सारे टॉपिक्स करने के बाद रेंज हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सारे टॉपिक्स करने के बाद एंड में हम क्वेश्चंस भी करेंगे। क्या इतना कुछ हमने अच्छे से समझा? क्या हमें ये क्वेश्चन आते हैं? एक सेकेंड, क्या हमसे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अगर आप क्लास में ही सारी चीजें अच्छे से समझ रहे हो तब आपसे ये क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे, आपको सारे आंसर्स पता होंगे। सो ध्यान से क्लास में मेरे साथ साथ चीजें समझना। वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, सो डोंट वरी, लेकिन क्लास में ही चीजें लर्न हो जाएगी अगर आप ध्यान से आराम से चीजें समझ रहे हो। नाउ स्टार्ट करते हैं। अब मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी तो हमने कर लिया था, जब मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें पढ़ी थी, ये सब था स्टैट्स में। फिर इस डिस्पर्जन की जरूरत क्यों पड़ी? ये टर्म हमें क्यों चाहिए? अभी बताती हूँ। डिस्पर्जन देखने में लग रहा है बहुत बड़ा वर्ड है, नहीं, बहुत सिंपल वर्ड है। इसका मीनिंग है वेरिएशन। डिस्पर्जन कोई ऐसे भारी भरकम वर्ड है ना, ऐसा नहीं है कि इसको बहुत भारी भरकम मीनिंग होगा, बहुत सिंपल है। दैट इज डिस्पर्जन का मतलब वेरिएशन, कितना चेंज है। जितना ज्यादा चेंज उतना ज्यादा डिस्पर्जन की वैल्यू। ये डिस्पर्जन, ये वेरिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, वही इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब अभी मैंने कहा था मीन, मोड, मीडियन सब कुछ था, फिर ये वेरिएशन, डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने की क्या जरूरत पड़ेगी, अभी समझाती हूँ। मैंने कहा था, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो क्या करता है, मीन, मोड, मीडियन ये क्या करता है, एवरेज क्या करता है, हमें एक सिंगल वैल्यू दे देता है। ये पूरा का पूरा डाटा हमें ना पढ़ना पड़े, ये एक सिंगल वैल्यू दे देता है जो इस डाटा के बारे में पूरी चीजें बता देता है। बट फिर हमने रियलाइज किया कि ये जो सिंगल वैल्यू है, हमें लग रहा है ये डाटा के बारे में सब कुछ बता रही है, बट ऐसा नहीं है। इन डाटा में ये जो आइटम्स हैं, इनके बीच में आपस में कितना चेंज है, वेरिएशन है, ये हमें पता नहीं लग रहा। इन डाटा का मीन से, मीडियन से, एवरेज से कितना चेंज है, वेरिएशन है, ये हमें पता नहीं लग रहा। तो ये वेरिएशन ढूंढने के लिए हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हुई चीज? क्या कि एवरेज एक सिंगल वैल्यू थी, हम कह रहे थे सिंगल वैल्यू इस डाटा के बारे में सब कुछ बता रही है, ठीक है, लेकिन सब कुछ नहीं बता रही थी। उस डाटा के आइटम्स में आपस में कितना वेरिएशन है, एक आइटम का दूसरे आइटम से कितना वेरिएशन है, चेंज है, ये नहीं पता लग रहा था। उस आइटम का एक एवरेज से कितना डिफरेंस है, ये आइटम की वैल्यू है, ये हमारे पास एवरेज है, इनमें आपस में कितना डिफरेंस है, ये हमें पता नहीं लग रहा था। ये सब कैलकुलेट करने के लिए हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन चाहिए, डिस्पर्जन की वैल्यू चाहिए, ताकि हम इस डाटा के बारे में और डिटेल में चीजें जान पाए, आइटम्स के बारे में और अच्छे से चीजें जान पाए। एक बात बहुत ध्यान समझो, स्टार्ट करते हैं। पहली 4 से 5 स्लाइड्स में आपको लगेगा मैम इतनी थ्योरी लिखी है, कैसे करेंगे? ट्रस्ट मी, ये बहुत सिंपल है, मैंने आपको एक बार समझा दी ना, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, आप अपने वर्ड्स में इजीली लिख पाओगे, तो इससे थ्योरी से मत डरना। सिर्फ पहले 4 से 5 स्लाइड्स ऐसे हैं, उसके बाद बहुत सिंपल 2-2 लाइंस की वर्डिंग्स हैं, आपको बहुत इजीली सब कुछ मिलेगा, सो डोंट वरी। पहले 4 से 5 स्लाइड से डरना नहीं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। पहले ही इंट्रोडक्शन लिखनी क्या जरूरी है क्वेश्चन में? बिल्कुल, जब आप थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है। इंट्रोडक्शन में ये लिखा जाता है बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में कि आप इस टर्म से, इस चैप्टर से क्या समझते हो। जब हम पेपर में क्वेश्चन लिख रहे होते हैं, आपका कंटेंट तो ठीक होना ही चाहिए, साथ ही साथ ये भी मायने रखता है कि आपने कितनी शीट्स फिल की है, कितने अच्छे से चीजें रिप्रेजेंट की है। तो सबसे पहली जो आपने हेडिंग डालनी है अपने क्वेश्चन में, वो इंट्रोडक्शन ही होनी चाहिए। तो जो सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई है कि मीन, मोड, मीडियन होते हुए भी हमें डिस्पर्जन की जरूरत पड़ी क्योंकि हमें आइटम्स के बीच में वेरिएशन देखना था, ये सारा कुछ यहीं लिखा है, फटाफट से रीड कर लेते हैं। द वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गिव अस ओनली वन सिंगल फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर सेट ऑफ डाटा। ये हमें पता है, जब हमने चैप्टर किया था मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, वहां पे कहा था कि एक सिंगल वैल्यू होती है जो पूरे डाटा को डिफाइन कर देती है। हमने कहा था एक सिंगल वैल्यू होती है जो पूरे डाटा को डिफाइन करती है, इसने यही लिखा है। कहता है बट द एवरेज अलोन कैन नॉट डिस्क्राइब द ऑल द ऑब्जर्वेशन इन द सीरीज, कि जो एवरेज है वो अकेली सब कुछ नहीं बता सकती, ठीक है। इस डाटा को इस सिंगल वैल्यू ने रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाया, ये इसके बारे में हर चीज नहीं बता
पाता ये सिंगल वैल्यू। आगे देखो, इट डज नॉट रिवील द डिग्री ऑफ स्प्रेड आउट और एक्सटेंड ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। ये सब कुछ नहीं बता पाता। क्या नहीं बता पाता? कि जो इसमें आइटम्स हैं, वैल्यूज हैं, वो आपस में एक दूसरे में कितना चेंज है, इन वैल्यूज का मीन से मीडियन से कितना चेंज है, मतलब वेरिएशन नहीं बता पाता, चेंज नहीं बता पाता कि आइटम्स का आपस में कितना चेंज है और आइटम्स का मीन मोड मीडियन से कितना चेंज है। ये सारी चीजें डिस्कस नहीं कर पाता। आगे देखो, देयर कैन बी अ नंबर ऑफ सीरीज हुज एवरेजेस मे बी सेम बट स्टिल देयर कैन बी वाइड डिस्पैरिटी इन द फॉर्मेशन ऑफ सीरीज। हमने कहा एवरेज सब कुछ बता देता है, ठीक है, एक सिंगल वैल्यू है, ये हमारे पास डाटा है, इसके बारे में सब कुछ बता देता है। हमने फिर आगे जाके नोटिस किया कि ये दो अलग अलग डाटा थे लेकिन इनका एवरेज सेम आ रहा है। ये कैसे हो गया? दो अलग अलग डाटा है, उसका रिप्रेजेंटेटिव एक, ये एक इस दो डाटा के बारे में कैसे बता सकता है? तो आगे आके दिक्कत आने लगी कि एवरेज जो है डाटा के बारे में हर चीज नहीं बता पाता। दो अलग अलग डाटा का सेम एवरेज आ रहा है तो मैं क्या समझूं, ये इसका रिप्रेजेंटेटिव है या इसका रिप्रेजेंटेटिव है? हमें समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आने लगी कि ये वेरिएशन नहीं बता रहा आइटम्स का, कि इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें आपस में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें नहीं बता पा रहा था। तो हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन की जरूरत पड़ी। इन सच केस इट बिकम्स नेसेसरी टू स्टडी द वेरिएबिलिटी और डिस्पर्जन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। हमें वेरिएबिलिटी पढ़नी पड़ी, वेरिएबिलिटी का मतलब चेंज, डिस्पर्जन पढ़ना पड़ा, डिस्पर्जन का मतलब चेंज, हमें इनका चेंज पढ़ने की जरूरत लगी। मेजर ऑफ डिस्पर्जन हेल्प अस टू स्टडी वेरिएबिलिटी ऑफ द आइटम्स, दैट इज द एक्सटेंट to which the items vary from one another and from the central value। ये क्या कह रहा है? इसने हमें क्या हेल्प करा डिस्पर्जन ने? ये देखने में, चेंजेस देखने में कि आइटम्स में आपस में कितना चेंज है, प्लस आइटम्स का मीन मोड मीडियन जो भी हमने निकाला होगा सेंट्रल वैल्यू, उससे कितना चेंज है। डिस्पर्जन हमें वेरिएशन चेक करने में हेल्प करता है, आइटम्स का आपस में और आइटम्स का दैट इज फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज, आप ये अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि मेजर सेंट्रल टेंडेंसी सिर्फ पूरा जो है पूरा डाटा नहीं बता पाता, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाता, वो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू दे तो देता है लेकिन वेरिएशन नहीं बता पाता, एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन नहीं बता पाता। तो इसलिए हमें डिस्पर्जन चाहिए। आप ये सारा ऐसे इजीली लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। बस इसका ध्यान रख देना, इसका ध्यान रख लेना कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमें हेल्प करता है स्टडी द वेरिएबिलिटी ऑफ द आइटम्स और एक्सटेंट टू विच द आइटम्स आर इन, अपने आपस में कितना चेंज है, एंड फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू कितना चेंज है, ये करने में हेल्प करता है। बहुत सिंपल, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन। मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन क्या है? इंट्रोडक्शन में हमने लेमन लैंग्वेज में बात किया। डिस्पर्जन जब हम मीनिंग करते हैं, मीनिंग में हम थोड़े वर्ड्स और प्रिसाइज करते हैं। देखो कैसे, क्या कह रहे हैं? मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन एग्जैक्ट वर्ड्स में आएंगे, दैट इज फर्स्टली एंड सेकेंडली। डिस्पर्जन के दो तरह से पहलू देखे जाते हैं। पहला, चेंज देखा जाता है कि आइटम्स का आपस में कितना चेंज है, उसको हम कहते हैं। जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा डिस्पर्जन की वैल्यू होगी। और सेकेंडली ये देखा जाता है कि जो आइटम्स की वैल्यूज है उसका मीन मोड मीडियन से कितना चेंज है, वो सेकेंडली फैक्टर में आता है। तो डिस्पर्जन कैलकुलेट करने के दो मायने हैं, दो तरीके हैं, मतलब दो चीजों के लिए डिस्पर्जन यूज होता है। आइटम्स का आपस में चेंज देखने के लिए, वेरिएशन देखने के लिए, और आइटम का चेंज देखने के लिए किससे, दैट इज सेंट्रल वैल्यू से, जो हम सेंट्रल टेंडेंसी से निकालते हैं। ये चीज क्लियर है? बहुत सिंपल है, ध्यान से समझो। द टर्म डिस्पर्जन और रेफर्स टू द वेरिएशंस ऑफ द आइटम्स अमंग देमसेल्व्स। पहले डिस्पर्जन हम किससे बात कर रहे हैं? डिस्पर्जन किसके लिए बात कर रहे हैं? कि आइटम्स में आपस में कितना चेंज है। आगे देखो, इफ द वैल्यूज ऑफ द आइटम्स ऑफ सीरीज इज द सेम देयर विल बी नो वेरिएशन। अगर सेम है, आइटम सेम है, कोई चेंज है ही नहीं, कोई चेंज नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है, तो वहां पे डिस्पर्जन भी नहीं होगा। कोई चेंज नहीं, कोई वेरिएशन नहीं, तो कोई डिस्पर्जन भी नहीं होगा। तो फर्स्टली क्या बोला कि हम वेरिएशन अमंग देमसेल्व्स देख रहे हैं, आइटम्स के बीच में देख रहे हैं। अगर कोई चेंज नहीं है, सारे आइटम्स इक्वल है, तो कोई वेरिएशन नहीं होगा और डिस्पर्जन क्या होगा, जीरो। द ग्रेटर द वेरिएशन मोर विल बी द डिस्पर्जन। जितना ज्यादा वेरिएशन होगा उतना ज्यादा डिस्पर्जन होगा। सच में बताओ, क्या इसमें कोई वर्ड ऐसा लगा जो डिफिकल्ट था? बिल्कुल भी नहीं। ये बस ये याद रखना, आइटम्स अमंग
themselves, variations of the items among themselves. यहाँ पे वेरिएशन की बात हो रही है among themselves. अगर सारी वैल्यूज इक्वल है, वेरिएशन नहीं है, डिस्पर्जन जीरो होगा. जितना ज्यादा वेरिएशन उतनी ज्यादा डिस्पर्जन. सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है. सेकेंडली बात करें डिस्पर्जन क्या है, रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स अराउंड एन एवरेज. हम यहाँ पे वेरिएशन तो देखेंगे आइटम्स का, लेकिन आपस में नहीं, अराउंड द एवरेज. एवरेज के अराउंड हम यहाँ पे चेंज देखेंगे, ना कि आपस में. तो सेकेंड जो इसका वे है, बात करने का वे है, ठीक है, आपस में भी चेंज देख सकते हैं डिस्पर्जन के अंदर, लेकिन हम आइटम्स का चेंज मीन वैल्यू एवरेज जो है उससे भी उसका चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ द आइटम्स एंड एवरेज इज लार्ज, डिस्पर्जन विल बी मोर. अगर जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा डिस्पर्जन होगा. एंड अदर हैंड इफ डिफरेंस लो है तो डिस्पर्जन भी कम होगा. बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है. दो चीजें, दैट इज वेरिएशन ऑफ द आइटम्स अमंग देमसेल्व्स या फिर वेरिएशन ऑफ एन आइटम अराउंड एन एवरेज. जितना ज्यादा वेरिएशन उतना ज्यादा डिस्पर्जन. बस यही सारी चीजें लिखी हुई है, सिंपल लैंग्वेज में है, बहुत इजीली आप कवर कर सकते हो. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. आई होप आपको मीनिंग क्लियर है डिस्पर्जन का, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमने बहुत अच्छे से चीजें समझ ली है, अब दिक्कत नहीं आएगी. नेक्स्ट देखो, डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्जन. ये वर्डिंग्स आपने एज इट इज लिखनी है, इसको अपने लैंग्वेज में नहीं लिखना है. इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, मीनिंग में अपनी लैंग्वेज डाल सकते हो, डेफिनेशन में नहीं. क्या लिखा है, डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ द वेरिएशंस ऑफ द आइटम. सिंपल सी बात, ये मेजर है किसका, दैट इज वेरिएशन ऑफ द आइटम्स. यहाँ पे उनका अमंग देमसेल्फ, अराउंड एंड एवरेज दोनों इंक्लूड हो गए, कुछ भी मेंशन नहीं है, सिंपल लिखना है मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स. सेकंड क्या है, डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल आइटम्स वेरी. डिस्पर्जन क्या है, किस हद तक चेंज आ सकता है, किस हद तक चेंज हो सकता है आइटम्स के अंदर, ये डिस्पर्जन होता है. डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल आइटम्स वेरीज. जो आइटम्स है उनमें आपस में कितना डिफरेंस है, एक आइटम्स का डिफरेंस कितना है, चाहे वो अपने से हो चाहे वो एवरेज वैल्यू से हो, कितना डिफरेंस हो सकता है, द एक्सटेंट ऑफ द वेरिएशन, इसको क्या बोला जाता है, दैट इज डिस्पर्जन. ये लैंग्वेज आपने एज इट इज लिखनी है. मीनिंग हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, सुपर इजी, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन. मेजर ऑफ डिस्पर्जन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों कर रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन. नंबर वन, सबसे इजी, दैट इज टू डिटरमिन द रिलायबिलिटी ऑफ द दैट इज एवरेज. एवरेज की रिलायबिलिटी चेक करने के लिए हम डिस्पर्जन मेजर कर रहे हैं. ऐसा क्यों, हमने बोला था कि डिस्पर्जन की डेफिनेशन में ही बोला था, डिस्पर्जन क्या चेक करता है कि जो हमारी आइटम्स हैं, वैल्यूज हैं, वो कितने उनमें वेरिएशन है, आपस में भी कितना वेरिएशन है और एवरेज से भी कितना वेरिएशन, दैट इज डिस्पर्जन. राइट, अब मेरी बात ध्यान से समझो, जितना ज्यादा वेरिएशन होगा उतना ज्यादा हमारे डिस्पर्जन की वैल्यू आएगी. डिस्पर्जन की वैल्यू कब आ रही है, जब वेरिएशन ज्यादा है. वेरिएशन ज्यादा का मतलब हमारे एवरेज से आंसर अलग आ रहा है ना. मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, जितना ज्यादा वेरिएशन उतना ज्यादा डिस्पर्जन. ठीक है, वेरिएशन डिस्पर्जन ज्यादा आने का मतलब क्या है कि जो हमारे आइटम्स हैं उनका वेरिएशन ज्यादा हुआ है हमारी एवरेज की वैल्यू से. अगर एवरेज की वैल्यू से ज्यादा हुआ है हमारी आइटम्स का वेरिएशन, इसका मतलब हमारी जो एवरेज है वो रिलायबल नहीं थी. मेरी बात समझ आ रही है. डिस्पर्जन क्या करता है, वेरिएशन कैलकुलेट करता है. तो जितनी ज्यादा वेरिएशन उतनी ज्यादा डिस्पर्जन, मतलब उतना आंसर एवरेज से दूर आया, उतना वेरी आया. तो जितना ज्यादा हमारा डिस्पर्जन होगा हम कहेंगे एवरेज रिलायबल नहीं है. तो मोर डिस्पर्जन, डिस्पर्जन जितना ज्यादा रिलायबिलिटी उतना कम. डिस्पर्जन ज्यादा का मतलब है कि चेंज बहुत ज्यादा आ रहा है, एवरेज जो था वो हमारा रिलायबल नहीं है. अब देख लेते हैं क्या लिखा था, मेजर ऑफ डिस्पर्जन हेल्प इन डिटरमिन द रिलायबिलिटी ऑफ द एवरेज. हमें पता है रिलायबिलिटी चेक करने में हेल्प करता है. इट पॉइंट्स आउट एज हाउ फार एन एवरेज इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज. ये हमें हेल्प करेगा ये बताने में. हमने तो बोला था कि उसका एक आंसर पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये जो एक आंसर है पूरे डाटा को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सही रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं, वो हमें ये बताने में हेल्प करता है. कैसे, इफ द डिस्पर्जन और वेरिएशन इज स्मॉल. अगर डिस्पर्जन वेरिएशन हमारा स्मॉल आया तो एवरेज विल क्लोजली रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल दैट इज वैल्यूज. कहता है अगर डिस्पर्जन की वैल्यू कम आई, इसका मतलब जो हमारे एवरेज की वैल्यू है वो उस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर सकती है. एंड इट इज हाईली रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, हम कह देंगे कि ये एवरेज इस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर सकती है क्योंकि उसका वेरिएशन कम है, डिस्पर्जन कम है. ऑन द अदर साइड, इफ द डिस्पर्जन और वेरिएशन इज लार्ज, एवरेज विल बी अ क्वाइट
क्वाइट अनरिलायबल। अगर डिस्पर्जन बहुत ज़्यादा आ गया, हमारा बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया, आइटम्स का वेरिएशन एवरेज से बहुत ज़्यादा आ गया, इट मीन्स वो रिलायबल नहीं है, वो एवरेज की वैल्यू हमारे पूरे डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। मोर द डिस्पर्जन लेस द रिलायबिलिटी। तो हमें रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज चेक करने के लिए, बताने के लिए डिस्पर्जन हेल्प करता है। जितना ज़्यादा डिस्पर्जन मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गए तो ये एवरेज यहाँ पे गलत है, वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकती पूरे डाटा को, तो रिलायबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट इज टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ द दैट इज 2 और मोर सीरीज। 2 और 2 से ज्यादा सीरीज वेरिएबिलिटी चेक करने के लिए भी हमें डिस्पर्जन हेल्प करता है। वो कैसे? देखो आपको क्या है, 2 अलग अलग दे रखे हैं, 2 सीरीज अलग अलग दे रही, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज। इसका मान लो डिस्पर्जन आया है 5, इसका मान लो कुछ भी ले लो डिस्पर्जन, मान लो इसका डिस्पर्जन आया 2 और इसका डिस्पर्जन आया 5। जिसका जितना ज्यादा डिस्पर्जन है इट मींस उसमें उतनी ज्यादा वेरिएशन है, तो वेरिएबिलिटी चेक करने में भी हमें हेल्प करता है। हमने फर्स्ट और सेकंड सीरीज का डिस्पर्जन निकाला, एक का 2 आया एक का 5 आया, इसका ज्यादा आया, इसका मतलब इसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा हुई है। जितना ज्यादा डिस्पर्जन उतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी। यही सारी चीजें यहाँ लिखी गई है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझो। अगर वेरिएबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा डिस्पर्जन आया है, तो उसमें कंसिस्टेंसी कम होती है। मैं वर्ड्स जो बता रही हूँ डरो नहीं, बस ध्यान से समझो। आपको 2 सीरीज की वेरिएबिलिटी चेक करने के लिए भी डिस्पर्जन हेल्प करता है। आप क्या करो, 2 सीरीज के डिस्पर्जन की वैल्यू निकालो, जिसकी डिस्पर्जन की वैल्यू सबसे ज्यादा है, उसमें ज्यादा वेरिएशन हो रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी कम है, उसकी यूनिफॉर्मिटी कम है। 2 वर्ड्स बोल रही हूँ, कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी। अगर वेरिएशन ज्यादा होता है तो वो कंसिस्टेंसी नहीं हो सकती, वो यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती। तो हम 2 सीरीज की वेरिएबिलिटी चेक कर सकते हैं उसका डिस्पर्जन कैलकुलेट करके। देखो क्या लिखा है, द मेजर ऑफ डिस्पर्जन हेल्प्स इन कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 or more series. It is also useful to determine the uniformity or consistency of 2 or more series. A high degree of variation means less consistency or less uniformity. जो मैंने बोला है वही सब यहाँ लिखा है। 2 सीरीज की वेरिएबिलिटी में हेल्प करता है, डिटरमिन द यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी में हेल्प करता है। जितना ज्यादा वेरिएशन, यूनिफॉर्मिटी कम, कंसिस्टेंसी कम। तो ये डिस्पर्जन आपको सब कुछ, कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी, सब कुछ कैलकुलेट करने में, कंपेयर करने में हेल्प करता है। दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सॉरी मेजर ऑफ डिस्पर्जन। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों चाहिए? फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ दैट इज स्टैटिस्टिकल मेजर। ये जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है और भी स्टैट्स के टॉपिक है उनकी कैलकुलेशन में हेल्प करता है, चाहे कोरिलेशन हो, रिग्रेशन हो, इन सब में ये हेल्प करता है। ये लिखा है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन सर्व्स द बेसिस ऑफ मेनी अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स सच एज कोरिलेशन, रिग्रेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। जब आपको क्वालिटी कंट्रोल करनी हो वहां पे भी डिस्पर्जन हेल्प करता है। डिस्पर्जन क्या कैलकुलेट करता है? दैट इज चेंज कैलकुलेट करता है, वेरिएशन कैलकुलेट करता है। अगर आपकी क्वालिटी में वेरिएशन हम कैलकुलेट करना शुरू करें कि इस मंथ की क्वालिटी कैसी थी, इस मंथ की क्वालिटी कैसी थी, इस मंथ की क्वालिटी कैसी थी, जितनी ज्यादा क्वालिटी में वेरिएशन होगा, हम ये तीनों मंथ्स की क्वालिटी की वैल्यू ले ली, उसका हमने डिस्पर्जन कैलकुलेट कर लिया। जितना ज्यादा डिस्पर्जन होगा, जितने ज्यादा वेरिएशन की वैल्यू होगी, इसका मतलब हमारी क्वालिटी अप डाउन चल रही है, चेंज नहीं आना चाहिए। जब कोई ब्रांड काम करता है वो स्टेबल क्वालिटी रखता है, एक स्टेबल लोगो के अंदर या फिर एक स्टेबल उसके टाइटल के अंदर। तो मैं चाहती हूँ कि स्टेबल एक टाइटल के अंदर इनकी जो क्वालिटी है वो कंट्रोल में रहे, तो मैं टाइम टू टाइम इसका डिस्पर्जन कैलकुलेट करती रहूंगी, वेरिएशन कैलकुलेट करती रहूंगी। अगर वेरिएशन ज्यादा नहीं है इट मींस मेरी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो अंडर कंट्रोल चल रही है। तो मैं विद द हेल्प ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्वालिटी भी अपनी ध्यान में रख सकती हूँ। The measure of dispersion is the basis of statistical quality control. The extent of the dispersion gives indication to the management as to whether the variation in the quality of the product is due to the random factors or due to the that is manufacturing process. जब मैं यहाँ पे वेरिएशन कैलकुलेट करूंगी, मुझे वेरिएशन कितना आया उसी से पता चल जाएगा कि अगर 0.1, 0.2 इतना वेरिएशन आ रहा है तो ठीक है, इतना तो नॉर्मल है, बट ज्यादा वेरिएशन आ रहा है तो मुझे पता लग जाएगा ये मैन्युफैक्चरिंग रीजन के कारण आ रहा है या कैसे आ रहा है। मतलब द वैल्यू ऑफ द वेरिएशन मुझे सजेस्ट करेगा
कम है तो मुझे पता लग जाएगा अच्छा नॉर्मल है, ये तो बाय मतलब कहते हैं ना इतना 0.1 0.2 चलता है, लेकिन ज्यादा आ रहा है, क्या पता मैन्युफैक्चरिंग में डिफॉल्ट हो। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ जो वैल्यू है चेंज की, वेरिएशन की, वो मुझे ये बता सकती है कि किस कारण क्वालिटी में चेंज आ रहा है और मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। यही यहाँ पे सब लिखा है। क्या लिखा है दैट इज, ध्यान से समझो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस मैनेजमेंट में टेक सुटेबल एक्शंस। अगर उन्हें पता लग जाए कितना डिस्पर्जन की वैल्यू है, डिस्पर्जन की वैल्यू से ये पता लग पाएगा कि जनरल रैंडम फैक्टर के कारण चेंज आ रहा है या किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कारण चेंज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्शंस ले सकते हैं। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन यहाँ भी हेल्प करता है। एवरेज की रिलायबिलिटी चेक करनी हो, वेरिएबिलिटी 2 सीरीज की चेक करनी हो, दूसरे स्टैट्स के फॉर्मूला स्टैटिस्टिकल मेजर में काम आना हो, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में काम आना हो, ये सारी 4 की 4 चीजों में हमें मेजरिंग डिस्पर्जन काम आता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। क्या प्रॉपर्टीज हैं, आप किसको कहोगे ये जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ये ठीक है? सबसे पहली चीज इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए, इजीली समझ आ जाए, सारी ऑब्जर्वेशन के बेस्ड होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हमने पिछले चैप्टर्स में भी किए हैं, वही यहाँ लिखे हुए हैं। इजी टू अंडरस्टैंड, कैलकुलेट इजीली हो जाए, यूनिकली डिफाइंड हो, आपका आंसर मेरा आंसर सेम आए, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सबको साथ लेके चले, सारी ऑब्जर्वेशन साथ लेके चले। इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम आइटम्स। एक्सट्रीम आइटम से इसको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, नहीं अननेसेसरली एक्सट्रीम आइटम्स आके इंटरफेयर करे, नहीं, ऐसी एवरेज होनी चाहिए जिसको एक्सट्रीम आइटम से फर्क ना पड़े। इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, उसको गुड डिस्पर्जन कहते हैं, जिसका आंसर हम आगे फर्दर किसी भी अलजेब्रिक ट्रीटमेंट मतलब आगे किसी कैलकुलेशन में यूज कर पाए। तो अगर इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट है, सारी ऑब्जर्वेशन लेके चल रहे हैं, एक्सट्रीम आइटम्स का कोई फर्क नहीं पड़ रहा और अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। बताओ क्लियर है? पक्का? देख लो, सुपर इजी। देखो मैंने 2 बार ये रिपीट कर दिया, डिफिकल्ट नहीं है, क्लास में लर्न कर लो। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। 2 तरह के मेजर ऑफ डिस्पर्जन होते हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये भी सुपर इजी। एब्सोल्यूट का मतलब कि जिनका आप डिस्पर्जन कैलकुलेट कर रहे हो उन्हीं की यूनिट्स आप यूज कर रहे हो, जो डाटा की यूनिट्स थी वही आपकी डिस्पर्जन की यूनिट्स है, तो उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। डाटा की यूनिट्स और आपके डिस्पर्जन की यूनिट्स अगर इनकी यूनिट्स सेम है तो आप कहते हो वो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन है। आगे रिलेटिव मेजर में क्या होता है, अगर आप डिस्पर्जन रेशो या परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हो, आई एम रिपीटिंग, अगर आपका डिस्पर्जन रेशो और परसेंटेज की फॉर्म में, उसको रिलेटिव मेजर्स कहते हैं। एब्सोल्यूट मेजर मतलब जो यूनिट्स डाटा की थी वही आपके डिस्पर्जन की है, और दैट इज आपकी रिलेटिव मेजर का मतलब आपकी जो दैट इज वैल्यूज हैं डिस्पर्जन की वो रेशो या फिर परसेंटेज में है, यही यहां लिखा हुआ है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट एट इन विच डाटा ऑफ द सीरीज इज एक्सप्रेस्ड। सो लग रहा था ना बहुत सारी थ्योरी लिखी है, बट सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है कि वही सेम यूनिट्स अगर डाटा की और वही डिस्पर्जन की, उसको एब्सोल्यूट डिस्पर्जन कहते हैं। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन किसे कहते हैं? डिस्पर्जन रेफर्स टू द वेरिएबिलिटी स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो और परसेंटेज। अगर डिस्पर्जन रेशियो और परसेंटेज की फॉर्म में लिखी जाए उसको बोला जाता है दैट इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इसकी मेजरमेंट की यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। ये बात का ध्यान रखना, हम हर एक चीज में इसको यूज करेंगे, ये लैंग्वेज याद रख लो। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, याद कर लो, मेरे साथ साथ बोलो, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। रिलेटिव्स होते हैं ना हमारे, उससे याद कर लो, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, उससे याद कर लो दैट इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। जहां पे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन आएगा वहां पे कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी आएगा, ये आगे भी यूज होना है इसलिए यही लर्न करवा रही हूं। तो इसको रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन को कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं। दीज मेजर्स आर
आर यूज्ड टू कंपेयर टू सीरीज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। अगर दो सीरीज की यूनिट्स डिफरेंट है तो हम उसमें एब्सोल्यूट तो नहीं कर सकते, क्यों? एब्सोल्यूट तो यूनिट पे डिपेंड है। तो अगर दो सीरीज की यूनिट्स ही अलग है तो वहां पे मुझे रिलेटिव मेजर्स ही डिस्पर्जन के निकालने पड़ेंगे। तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहाँ यूज होता है? जब दो सीरीज डिफरेंट यूनिट्स को वहां पे आपको कंपैरिजन करना है, वहां पे वेरिएशन निकालने के लिए आपको रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन काम आएगा। बताओ ये चीज क्लियर है? पक्का अच्छे से समझ आ गया? दो तरह के डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। इसमें यूनिट सेम रहती है, जो डाटा की होती है वही डिस्पर्जन की होती है। इसमें रेशियो और परसेंटेज की फॉर्म में डिस्पर्जन निकाला जाता है। नेक्स्ट देखो मेथड्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब मेरी बात ध्यान समझो, इन्हीं को बस हमने एक एक करके पढ़ना है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने कहा डिस्पर्जन कैलकुलेट करो, मेजर करो, यहाँ काम आ रहा है वहां काम आ रहा है, लेकिन करेंगे कैसे डिस्पर्जन कैलकुलेट? पहला है रेंज। रेंज के थ्रू हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, इंटरकोटाइल डेविएशन या फिर कोटाइल डेविएशन। थर्ड यहाँ आएगा, यहाँ पे थर्ड लिख लेना। थर्ड है मीन डेविएशन, फोर्थ है स्टैंडर्ड डेविएशन, फिफ्थ है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड सिक्स्थ है दैट इज लोरेंस कर्व। ये हमारे पास 6 मेजर्स हैं, इनके थ्रू हम डिस्पर्जन को कैलकुलेट कर सकते हैं। रेंज, इंटरकोटाइल रेंज, कोटाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लोरेंस कर्व। इनको एक एक करके हमें पढ़ना है। इनकी डेफिनेशन, मेरिट्स, डीमेरिट्स फटाफट से कर लेंगे। ये 6 की 6 चीजें अच्छे से पढ़नी है और इजी है, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद रेंज। कोई भी चीज आप पढ़ने लगो सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब उसको पढ़ना। रेंज कैलकुलेट कैसे होती है? दैट इज L माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। आपको बहुत सारी वैल्यूज दी गई हैं, मान लो 10, 20, 30, मैंने 3 ही ली है। अगर आपको इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, 30 माइनस 10, 20, इसकी रेंज कितनी है? 20। किसी की भी आपको रेंज कैलकुलेट करनी है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यही रेंज की डेफिनेशन है, देखो ये लिखा है, इट इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सबसे इजी वे है डिस्पर्जन कैलकुलेट करने का। इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द सीरीज। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ये एक डिफरेंस है लार्जेस्ट वैल्यू का एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू का इन द सीरीज के अंदर। R इज इक्वल्स टू L माइनस एस। नेक्स्ट चलते हैं, अब हर एक में हम रिलेटिव मेजर भी निकालेंगे जहां निकल सकता है। रिलेटिव मेजर मतलब कोफिशिएंट। तो रिलेटिव मेजर ऑफ रेंज ऑल्सो कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज डिफाइंड एज, मैंने कहा था जहां रिलेटिव मेजर आएगा वहां पे आपके पास कोफिशिएंट भी आएगा। हम हर एक में यही लैंग्वेज लिखेंगे। द रिलेटिव मेजर ऑफ रेंज है तो रेंज लिखेंगे, आपके पास मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन लिखेंगे, जो है वो वर्ड यहाँ डाल देंगे, लैंग्वेज ये रहेगी। द रिलेटिव मेजर ऑफ रेंज ऑल्सो कॉल्ड दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज डिफाइंड एज, यही सेम L माइनस एस अपॉन आ जाता है L प्लस एस। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसका कोफिशिएंट भी आपने साथ में लिखना है। सुपर इजी। चलिए आगे नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है? मेरिट्स ऑफ रेंज। क्या है? सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू कैलकुलेट। इसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, इजिली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जल्दी से समझ आ जाता है। नेक्स्ट देखो, इट इज वाइडली यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। रेंज चार्ट्स आर यूजफुल इन कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अभी हमने डिस्कस किया था, ये रेंज जो है ना क्वालिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये मैंने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपको एग्जांपल दिया था कि क्वालिटी कैसे कंट्रोल करता है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। हाँ, 4th ऑब्जेक्टिव में बताया था। रेंज है, हमने कहा था ना मेजर ऑफ डिस्पर्जन हेल्प करता है क्वालिटी कंट्रोल करने में। ये रेंज भी तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ना। मेजर ऑफ डिस्पर्जन होगा किससे? रेंज के थ्रू होगा। तो वहां हमने कहा था ये क्वालिटी कंट्रोल करने में हेल्प करता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, किसके थ्रू? रेंज के थ्रू। रेंज हमें क्वालिटी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कैसे? एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल इस बॉटल में एक एक्स सब्सटेंस है, कुछ भी इंपॉर्टेंट एक्स सब्सटेंस है जो हमारे पास ऑलमोस्ट 0.2 के आसपास होना चाहिए। इसमें ये बॉटल है, इसमें भी एक सब्सटेंस है, 0.2 के आसपास होना चाहिए। मैंने इन सब की जो वैल्यूज थी ये एक्स सब्सटेंस की एक जगह नोट कर ली कि पहली बॉटल में इतना था, मान लो 0.21 है, दूसरी में है 0.23, एक में है 0.24, ऐसी वैल्यूज आई। मैंने कहा था कि
इस बोतल में ये एक्स सब्सटेंस 0.2 के आसपास होना चाहिए। ये जितनी बोतल्स मैंने चेक की, एक में 0.21 है, एक में 0.23, एक में 0.24 है, मैंने इसकी रेंज चेक करी। अगर रेंज इसकी ज्यादा नहीं है, रेंज इसकी कम है, इसका मतलब ज्यादा वेरिएशन नहीं है। अगर रेंज की वैल्यू ज्यादा नहीं आई, इट मींस जो मेरी वैल्यू है वो जो मेरे को रिक्वायर्ड थी उसी के आसपास है। मतलब मैंने तो कहा था 0.2 होना चाहिए, रेंज कैलकुलेट करी, ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आई, मतलब ज्यादा वेरिएशन नहीं आया। ज्यादा वेरिएशन नहीं आया तो क्वालिटी मेरे अकॉर्डिंग ही अंदर काम कर रही है। तो जो रेंज है वो क्वालिटी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एग्जांपल समझ आया? जिसको समझ आया मूव टू नेक्स्ट, डीमेरिट्स पे जाओ। जिनको नहीं समझ आया समझ लो। आपको तो मैम पेपर में लिखना तो है नहीं, पर चीजें माइंड में तभी बैठती है जब क्लैरिटी हो। आपके पास मैंने कहा ये एक बॉटल है जिसमें एक्स सब्सटेंस 0.2 होना चाहिए, ठीक है। कंपनी ने वो बॉटल्स बनानी शुरू करी हो। अब एग्जैक्ट तो हो नहीं सकता, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। एक में 0.21 था, 0.23, 0.24, ठीक है। मैंने क्या किया, इसकी रेंज कैलकुलेट करी, जितना मैक्सिमम था जितना मिनिमम था उनको माइनस किया। अगर रेंज बहुत कम है इसका मतलब वेरिएशन बहुत कम है, क्वालिटी कंट्रोल में चल रही है। अगर रेंज की वैल्यू बहुत ज्यादा आ गई इसका मतलब वेरिएशन बहुत ज्यादा है, क्वालिटी पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि क्वालिटी तो इसी पे डिपेंड करती है ना, एक्स की वैल्यू 0.2 के पास ही होनी चाहिए। तो जो रेंज है वो हमें हेल्प करता है क्वालिटी कंट्रोल करने में। क्लियर है चीज? चलें आगे। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ रेंज। डीमेरिट्स क्या है? देखो क्या डीमेरिट्स है। सबसे पहले कैलकुलेटेड इन केस ऑफ ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कैलकुलेट नहीं कर सकते। रीजन बीइंग ये तो होता ही लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अगर ओपन एंडेड है हमें लार्जेस्ट वैल्यू पता ही नहीं चलेगी तो हम लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कैसे करेंगे? तो ओपन एंडेड के केस में इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑन द सीरीज। सारी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ये बेस्ड नहीं होता। इसमें बस लार्जेस्ट देखना है, स्मॉलेस्ट देखना है, सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है। इट इज अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। ये सिर्फ दो वैल्यूज पे डिपेंड करता है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। अगर जरा सा भी हमारा डाटा हिले तो रेंज की वैल्यू हिल जाती है। तो ये इस पे इफेक्ट पड़ता है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन होता क्या है? ये मेरे पास पूरी पॉपुलेशन है, पहले मैंने ये वाला डाटा उठाया था, फिर मैंने ये वाला डाटा उठा लिया। अगर सेम पॉपुलेशन से हम अलग अलग तरीके से डाटा उठा रहे हैं उसको बोलते हैं सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। मेरा रेंज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट से निकलता है। अगर मैंने पूरी पॉपुलेशन से यहां से डाटा उठाया तो अलग आंसर आएगा, यहां से डाटा उठाया तो अलग आंसर आएगा। तो रेंज पे इफेक्ट पड़ता है, दैट इज ऑफ द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज इन द सीरीज। ये तो सारी वैल्यूज कंसीडर ही नहीं करता, बस लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू कंसीडर करता है। अगर एक्सट्रीम आइटम्स हुई उनको उठा के अपना रेंज का आंसर निकाल देगा, क्योंकि सबको तो देखता नहीं, बस एक्सट्रीम देखेगा। अच्छा लार्जेस्ट है स्मॉलेस्ट है, तो वहां पे इसको एक्सट्रीम आइटम्स भी इफेक्ट करती है। अगर एक्सट्रीम आइटम बहुत बड़ी हुई तो रेंज का आंसर कुछ और आएगा। अगर एक्सट्रीम आइटम्स नहीं हुए, छोटे मोटे वैल्यूज हुई तो रेंज का आंसर कुछ और आएगा। तो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन भी इसको इफेक्ट करती हैं और दैट इज एक्सट्रीम वैल्यूज भी इसको इफेक्ट करती हैं। मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, ये सारी किस पे डिपेंड करती है? फॉर्मूलाज पे डिपेंड करती है। तो अगर आपको किसी भी टर्म का फॉर्मूला पता है आप उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स बहुत अच्छे से समझ सकते हो। देखो सबकी रीजनिंग यही थी कि ये लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट लेके चलता है। क्लियर है? चले आगे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज इंटरक्वार्टाइल रेंज। ये भी सिंपल है, इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मीडियन में मैंने आपको क्वार्टाइल्स करवाए थे, जहां मैंने कहा था ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। करवाया था ना कि Q1, Q2, Q3 3 क्वार्टाइल्स होते हैं जो पूरे डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 3 क्वार्टाइल्स ने पूरे डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये क्वार्टाइल्स नहीं होते, ये सेंटर वाले क्वार्टाइल्स होते हैं, ठीक है। ये होता है लोअर क्वार्टाइल, ये होता है अपर क्वार्टाइल, है ना। तो यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? दैट इज Q3 माइनस Q1। ये हमारा अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, यही सब लिखा हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल एंड द लोअर क्वार्टाइल इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज। यहाँ पे डेफिनेशन फॉर्मूला से ही बन रही है। जो फॉर्मूला में लिखा है अगर उसको वर्ड्स में लिख दो, लैंग्वेज में लिख दो,
वो उसकी डेफिनेशन बन जाती है। द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल एंड द लोअर क्वार्टाइल, उसको इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं, Q3 माइनस Q1। नेक्स्ट इज क्वार्टाइल डेविएशन, ये साथ ही आता है। हमने 6 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ने हैं, है ना। देखो रेंज पहला था, पढ़ लिया। इंटर क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल डेविएशन साथ में ही आता है। थर्ड हमारा मीन डेविएशन है, तो इनको साथ में ही पढ़ा जाता है, इंटर क्वार्टाइल और क्वार्टाइल। ये आपको पेपर में भी साथ मिलेगा, तो ध्यान से। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बाई 2। जो इंटर क्वार्टाइल का था, जो इंटर क्वार्टाइल का था, उसमें अगर नीचे 2 से डिवाइड कर दे, वो क्वार्टाइल डेविएशन का बन जाता है। इंटर क्वार्टाइल वाले को 2 से डिवाइड कर दे, वो क्वार्टाइल डेविएशन का बन जाता है, Q3 माइनस Q1 बाई 2। क्योंकि ये इंटर क्वार्टाइल वाले को 2 से डिवाइड करके बन रहा है, इसलिए इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल भी बोलते हैं। इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये उसी के फॉर्मूले को 2 से डिवाइड करके बन रहा है। सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इट इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स, दैट द हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज। वही बार बार लिख रहे हैं, इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल बोलते हैं। ये हाफ ऑफ द डिफरेंस है अपर माइनस लोअर का, बस यही सारी चीजें लिखी है। आगे देखो, द रिलेटिव मेजर ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज कॉल्ड, also called coefficient of quartile deviation। ये बात बोली थी, that relative measure जहां आएगा वहां coefficient word आएगा। range पढ़ा था, coefficient of range भी पढ़ा। quartile deviation पढ़ रहे हैं, coefficient of quartile deviation में पढ़ेंगे। the relative measure of quartile deviation also called coefficient of quartile deviation given by the formula Q3 minus Q1 था ना, Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1। ये 2 है ना, ये 2 नहीं आता इसमें, 2 से 2 नहीं आता इसमें। दैट इज Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये इसका फॉर्मूला है और डेफिनेशन है। सुपर इजी। सबसे पहले रेंज पढ़ी, इंटर क्वार्टाइल के साथ क्वार्टाइल डेविएशन भी आता है, वो भी हमने पढ़ लिया। नाउ मूविंग टू अब क्या आएगा, मेरिट्स आएंगी। मेरिट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्या अच्छी बातें हैं इसमें। नंबर 1, इजी टू कंप्यूट, सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये बहुत बार हर किसी की मेरिट होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम होती है मेरिट, कि कैलकुलेट करना इजी है, अंडरस्टैंड करना इजी है। जिसके फॉर्मूला इजी होते हैं उसमें ये मेरिट आती है। इट इज लेस इफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। इस पे एक्सट्रीम वैल्यूज का इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आपको याद हो, जो क्वार्टाइल्स होते हैं वो मीडियन वाले टॉपिक में आया था। ये एक पोजीशनल एवरेज है ना, Q3 माइनस Q1। ये क्या है, ये क्वार्टाइल्स हैं, इन ये पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। ये ओपन एंडेड सीरीज में भी इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं, तो इसको आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू से भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, तो ये लेस इफेक्टेड होते हैं एक्सट्रीम वैल्यू से। ये एंडेड, ओपन एंडेड क्लासेस में भी इजीली निकल जाते हैं। ये पोजीशनल एवरेज है, एक्सट्रीम पे एटम्स क्या है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओपन एंडेड सीरीज, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इन्हें Q3 Q1 निकालना है, पोजीशन के बेस्ड है ये हम ऐसे, अगर आपने Q3 Q1 निकालने सीखे हुए हैं, मीडियन निकालने सीखे हुए, आपको पता है ये पोजीशन पे बेस्ड होते हैं। इन्हें एक्सट्रीम वैल्यू से और इन्हें दैट इज ओपन एंडेड सीरीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा तो इनके फॉर्मूला को फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन को भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्सट्रीम वैल्यू से भी फर्क नहीं पड़ता, ओपन एंडेड से भी फर्क नहीं पड़ता। इट इज मोर रिलायबल देन रेंज। रेंज से ज्यादा रिलायबल है, मतलब रेंज से ज्यादा हम इस पे विश्वास कर सकते हैं। इट इज यूजफुल व्हेन डिस्पर्जन ऑफ मिडल 50% आइटम इज टू बी कैलकुलेटेड। ये बात मेरी बहुत ध्यान से समझना। ये कहता है ये तब ज्यादा बेनिफिशियल है जब सेंटर का 50% का हमें डिस्पर्जन चेक करना है, तब ये काम आता है। देखो ध्यान से, ये पूरा मेरा वैल्यूज है, ठीक है, पूरा डाटा है। ये सेंटर का 50% है, ठीक है, ये 25% ये रहा, 25% ये रहा, पूरा 100% डाटा होता है हमारे पास, मतलब पूरा 100% डाटा है। कहता है ये डिस्पर्जन, ये चेंज, ये वेरिएशन कहाँ कैलकुलेट करता है, बीच के 50% के डाटा के लिए सिर्फ वेरिएशन कैलकुलेट करता है। अब बीच के 50% के लिए तो बड़ी है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। तो इसका ये एक मेरिट है क्या, इट इज यूजफुल। ये तभी काम आता है जब डिस्पर्जन हमें मिडल 50% की कैलकुलेट करनी हो। ये बाकी ये 25% आगे वाला 25% पीछे वाले को क्यों नहीं करता, क्योंकि ये Q3 माइनस
Q1 है, इसका फॉर्मूला ही ऐसा डिजाइन है। Q3 का मतलब होता है लास्ट वाला, ये वाला 25%, Q1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट वाला 25%। इसका फॉर्मूला ही ऐसा डिजाइन है, जब हम वैल्यू निकालते हैं ये सिर्फ सेंटर वाले 50% का ही डिस्पर्शन बता पाता है। इसलिए कहा गया है कि जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो तभी काम आता है जब हमें सेंटर वाले 50% का डिस्पर्शन बताना हो। सुपर इजी है ये। अब सेंटर वाला 50% क्यों बताता है, सारी वैल्यू एग्जांपल पे जाने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में रखो Q3 माइनस Q1 करने पे बस ये सेंटर वाला 50% का ही डिस्पर्शन बता पाता है। नाउ मूविंग टू डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है इसकी, सबसे पहला कि ये सिर्फ बीच वाला 50% कैलकुलेट, इसका डिस्पर्शन कैलकुलेट करता है, ये साइड वाले कहाँ जाएंगे, इसको कहां से हम इनका डिस्पर्शन कैसे चेक करेंगे, ये इसकी डीमेरिट है। इट कंसीडर्स 50% ऑफ द आइटम्स, दैट इज द फर्स्ट 25% एंड द लास्ट 25% नॉट कंसीडर्ड। इनको हम कंसीडर्ड नहीं कर पाए, लिख लेना नॉट कंसीडर, इनको कंसीडर नहीं कर पाए, ये सिर्फ बीच के 50% की बात करता है। इट इज नॉट कैपेबल फॉर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, क्योंकि Q3 माइनस Q1 इन्वॉल्व है, ये पोजिशनल की बात करते हैं, इसलिए ये आगे फर्दर, इससे बना हुआ फॉर्मूला, इससे बने हुआ आंसर आगे फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें Q3 Q1 है। क्लियर है ये चीज। आप Q3 Q1 को क्यों नहीं कर सकते, ये हमने मीडियन में सारी चीजें क्लियर कर ली। ये पोजिशनल एवरेज है, फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट में नहीं ले सकते, तो इससे बने हुए फॉर्मूला भी हम आगे फर्दर ट्रीटमेंट में, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट में नहीं ले सकते। आगे देखो, इट इज अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। जरा सा अगर हमने डाटा बदला, ये पूरे हमारे पास पॉपुलेशन, अगर ये डाटा न उठा के ये डाटा उठा लिया तो इसको इफेक्ट पड़ेगा। आगे देखो, इट इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन पर्टिकुलरली फॉर अ सीरीज इन विच वेरिएशन इज कंसिडरेबल। जहां पे वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जिस सीरीज में जहां पे हमें कंसीडर करना है वेरिएशन को, वहां वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए क्वार्टाइल डेविएशन काम की चीज नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ सेंटर वाले 50% की वेरिएशन देखेगी, फर्स्ट 25%, लास्ट 25% की नहीं देखेगी। तो जिन सीरीज में वेरिएशन को कंसीडर करना है मेनली, वहां पे हम क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट वाले 25% का डिस्पर्जन कैलकुलेट नहीं करता, क्योंकि इसका फॉर्मूला ऐसा डिजाइंड है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन। मीन डेविएशन भी कहते हैं इसको, एवरेज डेविएशन भी कहते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर हम रेंज पढ़ चुके हैं, इंटरक्वार्टाइल और क्वार्टाइल डेविएशन का इकट्ठा टॉपिक है वो पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज मीन डेविएशन या फिर एवरेज डेविएशन, दोनों ही इसी के नाम है। अगर इसका फॉर्मूला पता है, डेफिनेशन उसी से बनी हुई है। मीन डेविएशन, एवरेज डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल है। आपने समीशन लेना है, ध्यान से समझना, समीशन लेना है, आपने x माइनस x बार करना है, यहां पे मोड लगाना है और नीचे लगाना है n। ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, मेरी बात ध्यान से समझो। दैट इज समीशन किसका करना है, x माइनस x बार बाय n का, या फिर इसका फॉर्मूला समीशन x माइनस m बाय n, ये आगे मोड आएगा, बाय n, ये इसका फॉर्मूला है। या तो डेविएशन मीन से लेनी है, डेविएशन का मतलब माइनस, या डेविएशन मीडियन से लेनी है, या आपको मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन दे देगा। डेविएशन यहाँ पे लिखा है, मतलब यहाँ पे माइनस होगा, x माइनस x बार, मतलब x बार मीन से डेविएशन कर रही हूँ, x माइनस m मतलब मीडियन से डेविएशन कर रही हूँ। तो जो हमारा मीन डेविएशन होता है दो तरह का होता है, दैट इज फ्रॉम मीन और फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक मीन से, एक मीडियन से। एक में समीशन x माइनस x बार मतलब मीन से ले रहे हैं, एक में x माइनस m मतलब मीडियन से ले रहे हैं। दोनों में नीचे n आएगा, समीशन का मतलब आपको होता है प्लस। इसमें खास बात है, आपने मोड लगाने हैं, जो आपके साइन हमेशा प्लस बना देता है। मोड क्या करता है, -3 आ रहा है तो भी 3 लिखेगा, +3 आ रहा है तो भी 3 लिखेगा, ये आंसर को नेगेटिव नहीं रहने देता। तो मीन डेविएशन हो, एवरेज डेविएशन हो, ये दो तरह की होती है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अगर मीन है तो x माइनस x बार, मीडियन है तो x माइनस m। मोड इसमें आता है और नीचे n लिखे जाते हैं, इसी से ही इसकी डेफिनेशन बनी हुई है। पढ़ते देखो क्या लिखा है, ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपके सामने लिख के बता रही हूँ ताकि
ताकि आपको उसको लिखने का वे भी याद हो। क्या लिखा है? मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज अ अरिथमेटिक एवरेज। अरिथमेटिक एवरेज कैसे है क्या बताती हूँ। आपको पता है एवरेज कैसे निकाली जाती है? अरिथमेटिक मीन समीशन x बाय n, ऊपर समीशन x हो तो नीचे n होता है। ये भी कुछ ऐसा सा नहीं लग रहा, समीशन दिस बाय n। तो वो यही कह रहा है कि मीन डेविएशन क्या है? दैट इज अरिथमेटिक एवरेज है। किसकी? ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज आइटम्स। किसका अरिथमेटिक? ऊपर किसका समीशन है? डेविएशंस का। तो वो यही कह रहा है कि जो अरिथमेटिक एवरेज है किसका हो रहा है? दैट इज डेविएशन का। किसके डेविएशन का? वैल्यूज ऑफ द आइटम्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, आगे फ्रॉम द वैल्यूज कंप्यूटेड फ्रॉम सम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डेविएशन किससे हो रहा है? कोई मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से निकाली हुई वैल्यू से मीन और मोड। ये जो डेविएशन है वो मीन से भी हो सकता है, मोड से भी हो सकता है। यही डेफिनेशन लिखी हुई है। मीन डेविएशन डिफाइंड एज अ अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द, किसका अरिथमेटिक एवरेज? डेविएशंस का। किसके डेविएशंस का? अरिथमेटिक एवरेज ऑफ डेविएशंस ऑफ वैल्यूज ऑफ द आइटम्स ऑफ द सीरीज फ्रॉम द वैल्यू। क्या? कौन सी वैल्यू? जो किसी सेंट्रल टेंडेंसी से कैलकुलेट की है। वो मीन भी हो सकती है, मीडियन भी। ये देखो, ये मीन से डेविएशन हो रही है, ये मीडियन से डेविएशन हो रही है। तो ये लिखा है मीन डेविएशन फ्रॉम x माइनस m अपॉन n। बाहर समीशन, ये मोड का ध्यान रखना है। फिर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो यहाँ पे x माइनस x बार, ये समीशन, ये मोड, ये n लिखा है। बताओ ये चीज क्लियर है? तो मीन डेविएशन मीन से भी निकल सकता है, मीडियन से भी निकल सकता है। ऑल्दो मीन डेविएशन कैन बी कंप्यूटेड ईदर फ्रॉम द मीन or median, but theoretically median is preferred because the sum of the deviation of the that is item। क्या लिखा है अभी पढ़ती हूँ, मैं बताती हूँ, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ। कहते हैं वैसे मीडियन से भी निकल सकता है लेकिन मीन से भी निकल सकता है, बट अगर हम theoretically बात करें हम मीडियन वाला ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये x माइनस m है ये आपको मिनिमम वैल्यू देता है। समीशन x माइनस m, जो डेविएशन मीडियन से ली जाए वो मिनिमम वैल्यू देता है। ये मिनिमम वैल्यू देगा तो हमारे पास ये डेविएशन भी मिनिमम आएगी। डेविएशन मिनिमम का मतलब हमारे पास वेरिएशन कम आएगा, डिस्पर्जन कम आएगा, जो कि हमें चाहिए ही चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? हम x माइनस m क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू होगा तो हमारा डिस्पर्जन भी मिनिमम होगा और वही हमें चाहिए होता है। तो थ्योरेटिकली डिस्पर्जन कम आए इसलिए मीडियन वैल्यू लेते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कम होते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है, डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द दैट इज मीडियन, और अगर ये मोड लगाओ तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलती है जिससे हमारा डिस्पर्जन मिनिमम हो जाएगा। इसलिए थ्योरेटिकली ये वाला ज्यादा प्रेफरेबल है। यही यहाँ लिखा हुआ है। क्यों प्रेफर होता है? बिकॉज सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द आइटम taken from the median is minimum when signs are ignored। जब मोड लिया हुआ हो, डेविएशंस अगर मीडियन से ली जाए तो इसका ये सम हमेशा मिनिमम होता है जिससे डिस्पर्जन मिनिमम होता है और वही हमें चाहिए होता है। इसलिए मीडियन वाला ज्यादा प्रेफरेबल होता है। लेकिन आपने डेफिनेशन में ये पूरी लैंग्वेज, ये दोनों फॉर्मूला और ये भी लिखना है। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ, इसका आगे मैंने दिया होगा, हाँ जी ये मैंने फॉर्मूला यहाँ डाल दिया, आगे आएगा। चलिए अब आगे देखो, ये फॉर्मूला गलती से डाल दिया, रब कर दूं यहाँ पे, है ना, कंफ्यूजन ना हो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन के अंदर क्या चीज रहेगी? दैट इज द रिलेटिव मेजर ऑफ मीन डेविएशन। जहां पे रिलेटिव मेजर आएगा क्या आएगा? कोफिशिएंट आएगा। द रिलेटिव मेजर ऑफ मीन डेविएशन ऑल्सो कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे? पहले कोफिशिएंट लिखते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का। बहुत सिंपल है, आपने मीन डेविएशन ऑफ मीडियन के ऊपर वैल्यू डालनी है, नीचे मीडियन से डिवाइड कर दो। यही कोफिशिएंट हो। अगर आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का लेना है, आप ऊपर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की वैल्यू लिखो, नीचे x बार से डिवाइड कर दो। अगर आपको इनके कोफिशिएंट्स चाहिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से, तो वही फॉर्मूला, सॉरी मीन डेविएशन ऑफ मीडियन से, तो जो मीन डेविएशन ऑफ मीडियन से वैल्यू आई आप लिखोगे मीन डेविएशन ऑफ मीडियन डिवाइड बाय m, आप उसे मीडियन से डिवाइड कर दोगे। अगर कोफिशिएंट चाहिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से, तो आप ऊपर वैल्यू लिखोगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब वैल्यू आंसर तो हमें पता नहीं ना, तो हम पूरा ऐसे लिख देते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय मीन, ये आपको कोफिशिएंट दे देगा। ये आपका कंप्लीट हुआ, दैट इज मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन की आपको डेफिनेशन पता लगी। आपने अगर पेपर में आता है ये भी साथ लिख देना कोफिशिएंट में क्या आ जाता है। अगर एक ही लाइन है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आपको ये सारी चीजें भी पता है। वैसे कोफिशिएंट भी कई बार फॉर्मूला भी कंपल्सरी क्वेश्चन में 1 मार्क में आ जाता है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब ये पढ़ ले। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हमेशा हम?
मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। चलो फिर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे चलते हैं। अब तो आपको सब पता लगने लग गया कि थ्योरी में हम कैसे कर रहे हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फॉर्मूला, फिर मेरिट्स डीमेरिट्स, फिर अगले पे चलेंगे। क्या कह रहा है? इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू कंप्यूट। ये तो अब हमें बहुत अच्छे से समझ आने लग गया। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये भी हमें समझ आता है। यूजफुल इन वेरियस फील्ड्स सच एज इकोनॉमिक्स एंड सोशल फील्ड्स, ये आपको पता है। डिस्पर्जन जो है और भी बहुत सारी फील्ड्स में काम आता है, इकोनॉमिक्स, सोशल फील्ड्स, ये बात भी हम लिख सकते हैं। कंपैरिजन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सीरीज कैन बी इजीली मेड एज डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम अ सेंट्रल वैल्यू। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो वेरिएशन, डिस्पर्जन, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ये फ्रॉम द मीन इनकी वेरिएशन भी देखते हैं, आपस में कितना चेंज है ये भी देखते हैं, और मीन और सेंट्रल वैल्यू, कोई भी सेंट्रल वैल्यू हो सकती है, उससे कितना चेंज है वो भी देख सकते हैं। इसके तो खुद के फॉर्मूला में डेविएशन फ्रॉम मीन है, इसके खुद के फॉर्मूला में डेविएशन फ्रॉम मीन है, डेविएशन फ्रॉम मीडियन है। तो ये यही कह रहा है कि कंपैरिजन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सीरीज कैन बी इजीली मेड एज डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू। अगर मेरे पास दो अलग अलग सीरीज है, वहां पे मैं उनका ये वाला मीन डेविएशन कैलकुलेट करके उनके आंसर्स क्या आ रहे हैं, मैं इजीली बता सकती हूं कि कौन सा ज्यादा वेरिएट कर रहा है। जिसका ज्यादा वेरिएशन होगा, जिसका डिस्पर्जन की वैल्यू ज्यादा आएगी, वो ज्यादा दूर है सेंट्रल वैल्यू से। ये वही बात हो रही है सिंपल वाली कि हम आपस में भी चेंज देख सकते हैं, सेंट्रल वैल्यू से भी चेंज देख सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट यूज हो रहा है मीन डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो यहाँ पे ये पॉइंट एक्स्ट्रा अलग से दिखाया हुआ है कि यहाँ पे हम डिफरेंट सीरीज का मीन डेविएशन निकालें, इसका भी मीन डेविएशन निकालें, इसका भी मीन डेविएशन निकालें। हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। मान लो इसका 4 है फॉर एग्जांपल और इसका 5 है, किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। इसका मतलब ये ज्यादा दूर है किससे? मीन वैल्यू से, सेंट्रल वैल्यू से। क्या है? ज्यादा दूर है, ये ज्यादा वेरिएट कर रहा है, ये कम वेरिएट कर रहा है। ये वही पहले डेफिनेशन वाली बात है, क्योंकि हमने यहाँ पे डेविएशंस की है फॉर्मूला में भी, तो ये पॉइंट यहाँ पे डाला हुआ है कि इजिली यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। चले आगे। अब मेरिट्स है तो क्या होंगी नेक्स्ट, जल्दी से बताओ। डीमेरिट्स। भाई आपको अब सब पता लगने लग गया। भाई इसमें मोड लग रहा है ना, मोड लगा। मोड का मतलब चाहे -3 हो तो भी 3, +3 हो तो भी 3, हम तो अपनी मर्जी से मोड लगा दिया। तो यहाँ पे हम इग्नोर कर रहे हैं प्लस माइनस साइंस को। मोड लगाने से हम माइनस वाले को भी प्लस बना रहे हैं। आर नॉट करेक्ट फ्रॉम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कैसे हो गया कि आप माइनस को भी प्लस बना रहे हो, मोड आपने खुद से लगाया है। तो ये इसका एक डीमेरिट है कि हम प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं। इट इज नॉट एन एक्यूरेट मेथड व्हेन इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मोड। हमने कहा सेंट्रल वैल्यू यूज कर सकते हैं, हमने मीन यूज किया, मीडियन यूज किया, लेकिन हम मोड नहीं यूज किया, क्योंकि मोड से ये एक्यूरेट मेथड नहीं बनता। मीन से ठीक है, मीडियन से फॉर्मूला बनता है ठीक है, लेकिन मोड इस फॉर्मूला में यूज नहीं कर सकते। हमने x माइनस एक्स बार भी किया, हमने x माइनस एम भी किया, लेकिन हम x माइनस मोड नहीं करेंगे, वो एक्यूरेट नहीं है। आगे चलो। इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट व्हेन द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन कम्स इन फ्रैक्शन। अगर मीन और मीडियन के आंसर फ्रैक्शन में आ जाए, दैट इज 1/2 या 5/2 ऐसे आ रहे हैं, तो वहां पे x माइनस एक्स बार निकालना, हर एक x में से x बार माइनस करना, हर एक x में से m माइनस करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर मीन और मीडियन के आंसर फ्रैक्शंस में आ रहे हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकते हैं, ये भी इसकी एक डीमेरिट है। नेक्स्ट देखो, इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। इसको आगे हम फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट में यूज नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि इसमें मोड लगा है, हम एक्यूरेट आंसर बता ही नहीं रहे, माइनस वाले को भी प्लस करके बता रहे हैं, तो आगे फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट में भी हम इसको यूज नहीं करते। इट इज नॉट यूज इन स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन। सेम बात, क्योंकि हम इसे अलजेब्रिक ट्रीटमेंट में यूज नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें मोड होता है, कोई एक्यूरेट आंसर नहीं पता, प्लस वाले माइनस वाले को भी प्लस कर रहे हैं, तो ये अलजेब्रिक ट्रीटमेंट में नहीं यूज होता। सेम रीजन, क्योंकि इसमें मोड है, कोई एक्यूरेट हमें आंसर नहीं पता लग रहा है, नेगेटिव को भी प्लस कर रहे हैं, इसलिए इससे कोई भी कंक्लूजन, स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन हम नहीं निकाल पाते। ये इसकी डीमेरिट है। इसके डीमेरिट मोड ने खराब की है, ये प्लस माइनस साइन में प्रॉब्लम आ रही है, एक्यूरेट मोड के साथ आंसर नहीं देता, ये आपके पास अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन, ये सारी चीजें ये नहीं कर पाता। और अगर मीन और मीडियन हमारे फ्रैक्शन में आ जाए तो भी हर बार माइनस करना मुश्किल होगा। तो अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है, उसी से मेरिट डीमेरिट निकल जाती है। बताओ, क्लियर है?
पक्का। चले आगे, अब तक हमने क्या करा, दैट इज रेंज, इंटरकोटाइल डेविएशन, कोटाइल डेविएशन, उसके बाद मीन डेविएशन, ये 3 चीजें हम कर चुके हैं। फोर्थ इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी बहुत इजी है, फॉर्मूला पे बेस्ड है। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से लिखते हैं, इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला देखो इसका क्या है, फॉर्मूला इस पहले लिखते हैं समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय n, ये इसका फॉर्मूला है। स्क्वायर रूट होता है समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, ये डेफिनेशन इसी को वर्डिंग में लिखा गया है, कुछ भी नहीं है, समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय n, इसी को लिखें। देखो इट इज डिफाइंड एज अ स्क्वायर रूट ऑफ द, देखो स्क्वायर रूट किया, ठीक है, ऊपर समीशन है नीचे n है, मतलब अरिथमेटिक मीन की बात होगी। इट इज डिफाइंड एज अ स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन, किसका अरिथमेटिक मीन, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। देखो ये स्क्वायर हो रहा है ना, ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज टेकन फ्रॉम, किससे डेविएशन लिए, किससे माइनस कर रहे हैं, मीन से, डेविएशंस ऑफ द वैल्यू taken from the mean, it is also called as root mean square deviation, root mean square deviation भी कहते हैं। तो पेपर में अगर डिफाइन रूट मीन स्क्वायर डेविएशन है, मतलब वो स्टैंडर्ड डेविएशन ही पूछ रहे हैं, आपने यही चीज वहां पे डालनी है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ स्क्वायर रूट ऑफ द, दैट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द आइटम्स, वैल्यू ऑफ द सीरीज फ्रॉम मीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ये फॉर्मूला से ही डेफिनेशन बनती है। स्क्वायर रूट, अरिथमेटिक मीन किसका, स्क्वायर का, किसके स्क्वायर का, डेविएशन, किसकी डेविएशन का, वैल्यूज ऑफ द आइटम्स, किससे, मीन से, यही है। अच्छा रब हो गया भाई, अब देखो यही लिखा हुआ था यहाँ, ठीक है, रब हो गया, देख लेना। तो यही वाला आएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ ना कंफ्यूजन ना हो, यही वाली सेम चीज आएगी, सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय n। आगे चलते हैं, द रिलेटिव, अब रिलेटिव मेजर आ गया, द रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल्सो कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये रिलेटिव हर जगह आ रहा है, द रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल्सो कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। उसको कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, सिग्मा को x बार से डिवाइड कर दो, सिग्मा बाय x बार आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन दे देता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर होगी और आगे इसका कोफिशिएंट भी क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आप सोच रहे थे मेरिट्स डीमेरिट्स आएंगी, वो भी आएंगे, लेकिन 2-3 टॉपिक्स बीच में हो रहे हैं, वो देख लो। अभी मीन डेविएशन भी निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया, आपको क्या डिफरेंस लगा, एक डिफरेंस तो ये कि इसमें मोड था, है ना, और इसमें मोड नहीं था, मोड जैसे ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा यहाँ पे समीशन मीन से भी थी और मीडियन से भी थी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किससे थी, मीन से, वो भी स्क्वायर के साथ। तो ये इसमें डिफरेंस है। अभी लैंग्वेज पढ़ते हैं, जो आपको ऊपर ऊपर से दिखा कि मीन डेविएशन में मोड थे, इसमें मोड नहीं थे। वहां पे x माइनस एक्स बार, x माइनस m दोनों थे, यहाँ पे सिर्फ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, यही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अलजेब्रिक साइंस ऑफ डेविएशंस आर इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन। अगर यहाँ पे लिखा है इग्नोर्ड, मतलब यहाँ पे मोड लिया होता, सॉरी ये एमओडी नहीं, मॉडुलस वाला मोड, क्योंकि हमने मोड लिया हुआ था तो प्लस माइनस साइन इग्नोर हो गए, किसमें, मीन डेविएशन में। वेयर एज इन द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन साइंस ऑफ डेविएशंस आर नॉट इग्नोर्ड, लेकिन जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन करा उसमें हमने मॉडुलस नहीं लिया, मतलब वहां पे साइंस इग्नोर नहीं हुए। तो मॉडुलस वाली लाइन को अगर लैंग्वेज फॉर्म में लिखने कैसे लिखेंगे, पहले मीन डेविएशन में साइन इग्नोर्ड हुए हैं क्योंकि वहां मोड था, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में साइन इग्नोर्ड नहीं हुए, ये पहला डिफरेंस है। सेकंड क्या है, मीन डेविएशन कैन बी कंप्यूटेड ईदर फ्रॉम मीन और मीडियन, हम मीन मीडियन दोनों से निकाल सकते हैं, बट स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा किससे कंप्यूट होती है, डेविएशन फ्रॉम द मीन। क्यों, बिकॉज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज मिनिमम। अगर स्क्वायर की बात करें, अगर हम स्क्वायर की बात करें, हमेशा डेविएशन फ्रॉम मीन मिनिमम होती है। मीन डेविएशन में हमने एक चीज डिस्कस की थी कि x माइनस एक्स बार ज्यादा प्रॉपर
स्क्वायर है या x माइनस एम ज्यादा है? तो उसने कहा था थ्योरेटिकली x माइनस एम बेटर है। क्यों? कहता अगर मीडियन से डेविएशन ले तो वो मिनिमम वैल्यू देती है, लेकिन अगर स्क्वायर की बात हो, स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर है, अगर स्क्वायर्स की बात हो तो x माइनस एक्स बार मीन वाला ज्यादा कम वैल्यू देता है, वो ज्यादा मिनिमम वैल्यू देता है, इसलिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ मीन वाला लेते हैं। यही चीज यहाँ लिखी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ से, बिकॉज क्यों हम कंप्यूट करते हैं, बिकॉज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। मीन डेविएशन में मीन मीडियन दोनों लेते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली मीडियन वाला लेते हैं, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है ना, तो ये वाला सबसे कम वैल्यू देता है। स्टैंडर्ड डेविएशन में तो हम लेते ही सिर्फ मीन वाला है, क्योंकि स्क्वायर वाला जो है x माइनस एक्स बार मिनिमम होता है, बिना स्क्वायर वाला x माइनस एम मिनिमम है, स्क्वायर वाला x माइनस एक्स बार मिनिमम है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम सिर्फ x माइनस एक्स बार स्क्वायर ही लेते हैं, m वाला नहीं उठाते, क्योंकि स्क्वायर में सिर्फ x माइनस एक्स बार वाला ही मिनिमम होता है। यहाँ पे m वाला मिनिमम होता है, पर हम दोनों लिख देते हैं, चलो ठीक है, लेकिन वहां पे लिखा था थ्योरेटिकली ये ज्यादा कंसिडरेबल है। डिफरेंस समझ आ गया, एक मॉडुलस के बेस्ड है और एक x माइनस एक्स बार x माइनस एम पे बेस्ड है। नेक्स्ट इज वेरिएंस, बहुत सिंपल, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दे इसको वेरिएंस बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या कर दे, अगर स्क्वायर कर दे उसको वेरिएंस बोलते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे वेरिएंस का फॉर्मूला बन जाएगा। आई एम रिपीटिंग, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करो वेरिएंस मिल जाता है। ये मेरे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था अंडर रूट अंडर दिस। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं, क्योंकि मुझे वेरिएंस चाहिए, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर से ही मिलता है ना, मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यही मेरा वेरिएंस का फॉर्मूला है। वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो जब आपको वेरिएंस की डेफिनेशन हो 2-3 मार्क्स में आए तो आप पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन डालो और फिर वेरिएंस की डालो। अगर 1 मार्क में सिर्फ वेरिएंस का फॉर्मूला पूछ रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला डाल के स्क्वायर करके नीचे वेरिएंस का फॉर्मूला लिख दो। लेकिन अगर 3 मार्क्स में दोनों की डेफिनेशन भी लिखनी है, वो लैंग्वेज फॉर्म में पूरा लिखना है और फिर ये लिखना है। लेकिन अगर 1 मार्क में सिर्फ फॉर्मूला डाल दो दोनों की, ठीक है। इट इज अनदर मेजर ऑफ डिस्पर्जन, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्क्वायर है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। मूविंग टू नेक्स्ट, वेरिएंस हो गया। नेक्स्ट इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड भी निकाला जा सकता है। अगर आपके पास 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा 1 सिग्मा 2, आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला इज n1 सिग्मा 1 स्क्वायर n2 सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे n1 d1 स्क्वायर n2 d2 स्क्वायर, नीचे n1 प्लस n2 और ये स्क्वायर रूट आएगा। ये 1 2 क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। n1 सिग्मा 1 स्क्वायर n2 सिग्मा 1 2 स्क्वायर, फिर n1 d1 स्क्वायर n2 d2 स्क्वायर n1 प्लस n2 d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर क्या है, बहुत सिंपल, d1 स्क्वायर d1 क्या है, दैट इज आप पहले वाला मीन उठाओ, उसमें से कंबाइंड मीन माइनस करो। d2 क्या होता है, दूसरे वाली सीरीज का मीन उठाओ और उसका कंबाइंड मीन उसमें से माइनस करो। ये d1 d2 है। आपका सिग्मा 1 2 अगर आप निकाल रहे हो, कंबाइंड निकाल रहे हो, 2 सीरीज होंगी है ना, उसमें से एक स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर उनके स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास मीन भी होंगे, उनके मीन भी होंगे, उनके कंबाइंड मीन भी होंगे, तो d1 इज x1 बार माइनस x1 2 बार, यहाँ पे बार आएगा, d2 इज x2 बार माइनस x1 2 बार, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपके पास 2 वैल्यूज के लिए है। अगर 3 वैल्यूज के लिए निकालना हो तो भी बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे n3d दैट इज 3 स्क्वायर कर दोगे, यहाँ पे प्लस n3 सिग्मा 3 स्क्वायर कर दोगे, प्लस यहाँ पे n3 कर दोगे। अगर 3 आपके पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 3 है और आपको 3 के लिए कंबाइंड निकालना है, सिग्मा 1 2 3 n1 सिग्मा 1 स्क्वायर n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n3 सिग्मा 3 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर प्लस n3 d3 स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर d1 d2 d3 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, दैट इज फर्स्ट वाले का मीन माइनस तीनों का कंबाइंड मीन, सेकेंड वाले का मीन माइनस तीनों का कंबाइंड मीन, थर्ड वाले का मीन माइनस तीनों का कंबाइंड मीन। ऐसे आप d1 d2 d3 भी कैलकुलेट कर सकते हो। 2 का है तो 2 का कंबाइंड मीन माइनस होगा, 3 है तो x1 बार माइनस x1 बार 1 2 3 बार, ये आप 3 वाले पे भी एक्सटेंड कर सकते हो।
इसमें कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी, सिर्फ फॉर्मूला है। क्लियर है चीज। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, कंबाइंड से नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे इजी है, जितनी अभी तक हमने प्रॉपर्टीज की है बहुत इजी है, बहुत इजीली कर लोगे। बस चैप्टर खत्म होने वाला, जल्दी से कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन की? स्टैंडर्ड डेविएशन पहली प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बस इस सिंपल सा फॉर्मूला यूज करके आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। कोई आपको कहेगा 1 2 3 4, पहले 4 नंबर 1 2 3 4 फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हैं, तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। n की जगह 4 डाल देना। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स मतलब पहले 1 से लेके काउंटिंग लिखी और कितने तक का आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये 4 है तो n को 4 डालोगे, यहाँ से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा 1 2 3 4 का। तो अगर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है तो पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन बाय द फॉर्मूला 1/12 n² - 1 अंडर रूट। सेकेंड क्या कह रहा है? कंबाइन। जब भी हम प्रॉपर्टीज करते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, किसी की भी प्रॉपर्टी हमने की है, वहां पे कंबाइंड जरूर डेफिनेशन डाली है। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला अभी मैंने डिफाइन किया। आगे चलते हैं थर्ड क्या कह रहा है? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम्स टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज लीस्ट, दैट इज व्हाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंप्यूटेड फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। कोई भी नई चीज नहीं बताई है, वो यही बता रहा है क्योंकि जो आपका डेविएशन है, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन मिनिमम होता है। अगर आप स्क्वायर ऑफ द डेविएशन देखो, ये वैल्यू ये हमेशा मिनिमम होते हैं, इसीलिए हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज कर रहे हैं। यही यहाँ पे लिखा गया है। ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपने प्रॉपर्टी में डालना है। कंबाइंड पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपने प्रॉपर्टी में डालना है। फोर्थ क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन से स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन को फर्क नहीं पड़ता। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब जो डाटा लिखा है, अगर आप उसको सारी वैल्यू को सेम वैल्यूज पे ऐड कर दो या फिर उन सारी वैल्यूज में सेम वैल्यूज में से माइनस कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन के आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब जो हमें डाटा दिया गया है, हम उस पूरे डाटा में कुछ प्लस करें। मान लो 2 ऐड किया, मैंने सब में 2 ऐड कर दिया, अगर आप सब में 2 ऐड कर भी दो, स्टैंडर्ड डेविएशन को फर्क नहीं पड़ेगा। आप सब में 2 माइनस कर भी दो, स्टैंडर्ड डेविएशन को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सेम वैल्यू प्लस या माइनस हो जाए वैल्यूज में से, स्टैंडर्ड डेविएशन को फर्क नहीं पड़ता। दैट इज चेंज ऑफ ओरिजिन से इसको फर्क नहीं पड़ता। इफ अ कांस्टेंट अमाउंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ अ सीरीज, स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स अनअफेक्टेड। स्टैंडर्ड डेविएशन को फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, लेकिन अगर चेंज ऑफ स्केल होता है तो वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन को इफेक्ट पड़ता है। चेंज ऑफ स्केल का मतलब अगर कुछ मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, अगर आप डाटा में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर चेंज होता है। चेंज ऑफ ओरिजिन में प्लस या माइनस होता है, प्लस माइनस करने से डाटा में स्टैंडर्ड डेविएशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करो, स्टैंडर्ड डेविएशन को फर्क पड़ता है। और क्या फर्क पड़ता है? मान लो आपने सारे डाटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो उसका आंसर होगा। कुछ प्लस माइनस करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा। कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होगा। और चेंज भी क्या होगा? जिससे मल्टीप्लाई किया उसके आंसर को भी उससे मल्टीप्लाई कर दो, वही उसका आंसर बन जाएगा। दोबारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की जरूरत नहीं होती। ये लिखा देखो, चेंज ऑफ ओरिजिन में प्लस माइनस होता है, चेंज ऑफ स्केल में मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। Standard deviation is affected by change of scale if each item of a series is multiplied or divided by constant, then standard deviation is affected by the value by the same amount. Standard deviation पे फर्क पड़ता है by the same amount, ज्यादा उसको दिक्कत नहीं आती। जो उसमें फर्क आया वैल्यूज में, वही standard deviation में फर्क आ जाता है। ये इसकी 5 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के लिए फॉर्मूला था हमारे पास, दैट इज 1/12 n² - 1। फिर कंबाइंड वाला आया, फिर उसने ये कहा इसमें डेविएशन फ्रॉम मीन यूज कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन यूज कर रहे हैं क्योंकि उसकी मिनिमम वैल्यू होती है। फोर्थ का उसने कि चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिफ्थ उसने कहा कि चेंज ऑफ स्केल से इफेक्ट पड़ता है और सेम अमाउंट से पड़ता है जिससे भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, वही चेंज आएगा आंसर में जो आपने वैल्यूज में चेंज डाला है। क्लियर है चीज? चले आगे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज मेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी का आप वेट कर रहे थे, डेफिनेशन होगी, मेरिट्स भी आ जाए। पहले मेरिट्स करेंगे और फिर डीमेरिट्स। इट इज रिजिडली
रिजिडली डिफाइंड, ये रिजिडली डिफाइंड है, इजिली कैलकुलेट नहीं होता, इसमें स्क्वायर रूट है तो इसमें इजिली कैलकुलेट वाला पॉइंट नहीं आएगा, स्क्वायर रूट दे रखा है तो कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें पॉइंट ये आया मेरिट्स में कि रिजिडली डिफाइंड है, जो आंसर आपका है वही आंसर मेरा आएगा। इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, सारी ऑब्जर्वेशन लेके चलते हैं, x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, सारे x में से x बार माइनस होने वाला है, सारी ऑब्जर्वेशन लेके चलेगा। इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रीटेड मैथमेटिकली, फॉर एग्जांपल इसको हम आगे मैथमेटिकली भी ट्रीट कर सकते हैं। आपने देखा हमने कंबाइंड निकाला ना, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, वहां पे हमने सिग्मा 1 सिग्मा 2 फॉर्मूला में यूज किया ना, तो हम इसको फर्दर मैथमेटिकली भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना सीख लिया। इट इज नॉट वेरी मच अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ द सैम्पलिंग एंड देयरफॉर इज वाइडली यूज्ड इन सैम्पलिंग थ्योरी एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, डेविएशन एंड रेंज एक्सेट्रा। एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये गलती से टाइप हो गया, ठीक है। तो क्या लिखा है, कहते हैं इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस का एज कंपेयर टू जितना भी हमने पहले किया ना उसके कंपैरिजन पे, इस पे सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन जो भी हम अलग अलग डाटा भी उठा ले एक सेम वाली पॉपुलेशन से, इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए और भी चैप्टर्स में यूज होता है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऐसे चैप्टर्स में भी यूज होता है। इस पे सैम्पलिंग, इसमें फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग से फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे नेक्स्ट, इसकी मेरिट है क्या है, रिजिडली डिफाइंड है, सारी ऑब्जर्वेशन साथ लेके चलता है, इस पे सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके आगे मैथमेटिकली भी यूज हो जाती है जैसे हमने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन करा, ये इसकी मेरिट्स है। डीमेरिट्स क्या है भाई, कैलकुलेशन में बहुत मुश्किल आती है, रूट है इसमें, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, अंडर रूट के कारण, स्क्वायर रूट के कारण इसको लगता है कि कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आती है। इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, इंपॉर्टेंस का मतलब वेट, कि ज्यादा वेट देता है एक्सट्रीम आइटम्स को। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूला में स्क्वायर है, पहले ही एक्सट्रीम आइटम्स हैं, वो उसको स्क्वायर करके और बड़ा कर देता है, तो ड्यू टू इट्स फॉर्मूला ये जो एक्सट्रीम आइटम्स है उसको ज्यादा वेटेज देता है, उसकी वैल्यू को और बढ़ा देता है। एक्सट्रीम आइटम कोई बड़ी वैल्यू है उसका स्क्वायर करके उसे और बड़ा बना देता है, तो ये एक्सट्रीम आइटम्स को ज्यादा वेटेज देता है ड्यू टू इट्स फॉर्मूला। सिंस इट डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू कंपेयर द डिस्पर्जन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। ये क्या है, इसमें वही यूनिट्स उठाई जाते हैं डिस्पर्जन के अंदर जो हमारे को डाटा के अंदर यूनिट्स दी होती है, तो ये उन सीरीज को कंपेयर नहीं कर पाता जो अलग अलग यूनिट्स की है। देखो अलग अलग यूनिट्स वाली सीरीज को आप कैसे कंपेयर करोगे, उनके डिस्पर्जन कैसे कंपेयर करोगे, इसके डिस्पर्जन ने वही यूनिट उठानी है जो डाटा में दे रखी है। अब अलग अलग यूनिट्स वाली डाटा का आप डिस्पर्जन निकाल भी लोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल भी लोगे, उसको कंपेयर ही नहीं कर पाओगे, क्यों, अलग अलग यूनिट्स वाली हैं। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, सिंस ये यूनिट्स पे डिपेंड करता है तो हम इसको यूज नहीं कर सकते डिस्पर्जन का कंपैरिजन करने में, डिफरेंट सीरीज का डिस्पर्जन कंपैरिजन करने में, क्योंकि अगर उसके डिफरेंट यूनिट्स हैं तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ये चीज? चलें आगे, मेरिट्स होगी, डीमेरिट्स होगी। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हमने क्या क्या पढ़ा है, रेंज पढ़ लिया, इंटरकोटाइल डेविएशन, कोटाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। फिफ्थ इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बहुत सिंपल है ये भी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये इंपॉर्टेंट रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। जहां पे कोफिशिएंट की बात हो रिलेटिव मेजर आएगा। कोफिशिएंट ऑफ मेजर क्या है? ये इंपॉर्टेंट रिलेटिव मेजर है डिस्पर्जन का। ये यूज होता है कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सीरीज। अगर दो डाटा दे रखे हैं, इनकी वेरिएबिलिटी अगर मुझे चेक करनी है, कंपेयर करनी है, तो वहां पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन काम आता है। फॉर्मूला इज सिग्मा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला है, बाय एक्स बार इंटू 100। ये सिग्मा बाय एक्स बार हमने कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में करा था, इसमें इंटू 100 आ जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? दैट इज ये इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। ये सीरीज की वेरिएबिलिटी कंपेयर करने में काम आता है, वाइडली यूज्ड इन कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सीरीज। फॉर्मूला इज दिस, यही इसमें लिखना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी क्वेश्चंस में ये आता है।
आगे चलते हैं, इसके बारे में और देखते हैं। इसका यूज कहाँ होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का? इज यूज टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी, होमोजेनिटी, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी। कोई कहता है कंपेयर करो इसकी होमोजेनिटी, कंपेयर करो कंसिस्टेंसी, वहां पे आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला है। कंपेयर द वेरिएबिलिटी कंपेयर करना हो, ये सारी टर्म्स कंपेयर करना हो, आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। आगे देखो, एंड यूनिफॉर्मिटी, दो या दो से ज्यादा सीरीज का भी कंपेयर करना हो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन काम आता है। दिस द सीरीज having less value of coefficient of variation is considered more consistent। ये तो हमें पता है, जितना कम वेरिएशन, सॉरी ये हमें पता है जितना कम वेरिएशन होगा उतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी होगी। वेरिएशन कम है तो कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी, वही यहाँ लिखा हो। जिस सीरीज का कम होगा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कंसिडर्ड मोर कंसिस्टेंट इन कंपैरिजन टू द सीरीज हैविंग हायर वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जिसकी वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की कम है वो कंसिस्टेंट ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है कंसिस्टेंट कम है। कंसिस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वेरिएशन कम आए, हमें ज्यादा वेरिएशन नहीं चाहिए। तो जितनी कम वेरिएशन होगी, जितना कम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा, उतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी होगी, उतनी ज्यादा यूनिफॉर्मिटी होगी। ये चीज का ध्यान रखना। चलिए आगे, समझ आ गई बातें। नेक्स्ट इज हमारे पास लॉरेंस कर्व, सिक्स्थ टॉपिक था हमारा लॉरेंस कर्व। ये डिस्पर्जन मेजर करने का ग्राफिकल फॉर्म है, ग्राफिकल वे में ये चीजें दिखाता है। इट इज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्जन। अगर आपको डिस्पर्जन ग्राफ के थ्रू पढ़ना है तो लॉरेंस कर्व होती है। लॉरेंस कर्व होता है क्या, पढ़ता है इसके बारे में एक बार देख लो। ऐसे ग्राफ बना होता है, ठीक है, इस पे आपको विजिबल हो रहा है नहीं, रेड से बनाते हैं। देखो इसका ग्राफ बनता है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पर्सन्स लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे वेजेस लिखे हुए हैं, ऐसे लिखा होता है। और हम डाटा ड्रॉ करते हैं, एक ऐसे बनती है, ठीक है, दूसरी ऐसे बनती है। तो हमें यहाँ से वेरिएशन पता लग जाता है। जब ऐसे कर्व्स बनती हैं हमें वेरिएशन पता लग जाता है कि मान लो ये एक्चुअल होनी चाहिए थी, ठीक है, एक वेरिएशन ऐसे बनी, एक वेरिएशन ऐसे बनी। तो हमें ग्राफ के थ्रू पता लग जाता है कि इसमें ज्यादा वेरिएशन है, इसमें कितना वेरिएशन है, इसमें कैसा वेरिएशन है। तो हम ग्राफ के थ्रू अगर डिस्पर्जन पढ़ते हैं, वो कर्व्स के थ्रू पढ़ते हैं, उनको क्या पढ़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं, दैट इज लॉरेंस कर्व। ये लॉरेंस कर्व के थ्रू हम डिस्पर्जन पढ़ते हैं। क्या लिखा देखो, इट इज ए ग्राफिकल मेथड, समझ आ गया। इट हैज ग्रेट यूटिलिटी द स्टडी ऑफ डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ बिटवीन द कंट्रीज। कहता है ये काम आता है अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस करना हो। डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब एनालिसिस करना कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, चाहे वो वेल्थ का हो, किसी भी चीज का हो, कंट्रीज के बीच में हो, तो वहां हमें लॉरेंस कर्व काम आता है। ये सिर्फ कंट्रीज के बीच नहीं, बिजनेस में भी काम आता है। देखो, इट इज ऑल्सो यूजफुल कंपेयरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, प्रॉफिट एक्सेट्रा ओवर डिफरेंट बिजनेस ग्रुप। वेजेस, प्रॉफिट्स अगर हमें कंपेयर करने हैं, उनके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कंपेरिजन करना है, तो भी हमें लॉरेंस कर्व काम आती है। इट इज अ क्यूमुलेटिव, ऑफ नहीं आएगा, इट इज अ क्यूमुलेटिव परसेंटेज curve in which the percentage of the frequency is combined with the percentage of their items such as income, profit, etc. कहता है ये cumulative percentage curve है, यहाँ पे curves बनती है। क्या क्या इसमें combine होता है, frequency, किसकी frequency, that is percentage of frequency, मतलब person है, किसकी बात हो रही है, वो यहाँ पे एक तरफ आ जाते हैं। और दूसरी किसके साथ combine होती है, wages के साथ combine होती है। ये आपके पास बना होता है ग्राफ, एक तरफ persons, workers लिखे होते हैं, एक तरफ वेजेस, एवरेजेस लिखी होती हैं। ये एक साथ कंबाइन किए जाते हैं इस कर्व में, इस वाले ग्राफ में एक साथ कंबाइन किए जाते हैं। वो ये लिखा है, ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व है जिसमें ये दोनों चीजें कंबाइन होती है। कंबाइन विद द परसेंटेज ऑफ अदर आइटम सच एज इनकम, प्रॉफिट एक्सेट्रा। ये आपने 4 पॉइंट्स लॉरेंस कर्व में लिखने हैं। सुपर सुपर इजी, ये भी क्लियर है। ये सारी चीजें हमने सारे मेजर ऑफ डिस्पर्जन अच्छे से पढ़े, उनकी डेफिनेशंस, उनके बारे में मेरिट्स, डीमेरिट्स। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर है। यही पढ़ना, अभी क्वेश्चन पे जाते हैं। एक मिनट रुके, एक मिनट, भी क्वेश्चन पे जाते हैं। ये देखो हमने 6 के 6 हमने पढ़ लिए, रेंज, इंटरकोटाइल रेंज, कोटाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लॉरेंस कर्व, हमने सब अच्छे से कवर कर लिया। अब इतना पढ़ा है तो क्या हमें क्वेश्चंस आते होंगे? बिल्कुल आते होंगे, क्यों नहीं आते होंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट इज मेंट बाय डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है? व्हाट पर्पस डज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन सर्व।
डिस्पर्जन क्या होता है ये बताना और ये क्या सर्व करता है, इसका रीजन क्या है डिस्पर्जन का। यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव डालोगे, वर्ड पर्पस मतलब आप ऑब्जेक्टिव डालोगे कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्यों निकाला जाता है। तो व्हाट पर्पस डज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन सर्व, मतलब ऑब्जेक्टिव पूछा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा, यहाँ पे पर्पस पूछ लिया। पर्पस में भी ऑब्जेक्टिव ही लिखना है कि इसका रीजन क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस मेजर ऑफ डिस्पर्जन मार्क्स, कि मार्क्स नहीं आएगा, ठीक है। वेरियस मेजर ऑफ डिस्पर्जन एक्सप्लेन द रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, वेरियस मेजर ऑफ डिस्पर्जन वो 6 के 6 बताने हैं, उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताने हैं। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है आपको पता है, सिग्मा बाय x बार इनटू 100। व्हाट पर्पस डज इट सर्व, क्या पर्पस करता है, कंपेयर करने में, वेरिएबिलिटी, होमोजेनिटी, कंसिस्टेंसी, दो या दो से ज्यादा सीरीज की ये कंपेयर करने में हेल्प करता है। डिफरेंस बिटवीन वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में क्या डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंस है। पहली बात तो ये क्या है, ये एब्सोल्यूट है, ये क्या है ध्यान से, ये क्या है एब्सोल्यूट डिस्पर्जन है, जो यूनिट क्वेश्चन आइटम में दी हुई है वही डिस्पर्जन में आंसर देगा। ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव मेजर है। कोफिशिएंट क्या होता है, ये रिलेटिव मेजर है। पहला डिफरेंस तो यही है दैट वेरिएंस, जो वेरिएंस है वो एब्सोल्यूट मेजर है, ये क्या है रिलेटिव मेजर है। फिर दोनों के फॉर्मूला लिख देना, इसका फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का, दैट इज समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, इसका क्या होता है दैट इज सिग्मा अपॉन x बार इनटू 100, ये आप लिख दोगे। और क्या डिफरेंस है वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में, बताओ। वेरिएंस में क्या होता है, ये किस लिए यूज होता है, दो या दो से ज्यादा सीरीज कंपेयर करने में जिनकी यूनिट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये परसेंटेज और रेशियो को उठाता है। और क्या लिख सकते हो कि वेरिएंस जो है वो क्या करता है, वो अपनी यूनिट्स उठाता है जो डाटा की है। ये क्या करता है, ये परसेंटेज की फॉर्म में होता है, सिग्मा बाय x बार इनटू 100 है ना, ये परसेंटेज की फॉर्म में होता है, ये अपनी ओरिजिनल यूनिट्स उठाता है। क्या उठाता है, ओरिजिनल यूनिट्स उठाता है, वो क्या है परसेंटेज की फॉर्म में। और क्या हो सकता है इनके बीच में बताओ, परसेंटेज हो गया, ओरिजिनल यूनिट्स में हो गया। सो बस यही सारे इसके पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए। ये हमेशा एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक एड ऑन होकर आएगा, ये बड़े क्वेश्चन में नहीं आएगा। बड़ा क्वेश्चन ऊपर कुछ और दे रखा होगा, 1 और 2 मार्क्स का आपको ये डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये सारे आपने डिफाइन करने हैं एंड इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने हैं। अगर आपको क्लास में अच्छे से चीजें समझ आ गई हैं, अब आपका टेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जाके आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की एक मेरिट लिखनी है। जरूरी नहीं है पूरी आपने लाइन लिखनी है, एक वर्ड डालना है जो उसकी मेरिट को डिफाइन कर दे, जैसे रिजिडली डिफाइंड, तो एक वर्ड ये इसने पूरी मेरिट को डिफाइन कर दिया। अब ये मैंने बोल दिया ये मत लिखना, कोई दूसरा लिखना, तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन की एक मेरिट कमेंट सेक्शन में लिखनी है। अगर आपने लिख दी इट मींस आपको क्लास में सब अच्छे से समझ आ गया। रिजिडली डिफाइंड मैंने बता दिया, ये मत लिखना। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर हुई हैं, चैप्टर अच्छे से समझ आया है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जितने भी अपडेट्स हैं, कौन सा चैप्टर आ रहा है, कब आ रहा है, इस चैप्टर की पीडीएफ सब टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Dream Mess. Thank you so much for watching.